हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे। हिंदू लॉ में हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स सेक्शन 9 पढ़ेंगे। ये इस टॉपिक पर पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद आपको पार्ट 2 वीडियो भी अवेलेबल की जाएगी। जब हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप हिंदू लॉज की बेयर एक्ट अपने पास रखें। इस टॉपिक में हम जनरली 10 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला, इसका एक जर्नल ओवरव्यू आपको दिया जाएगा। सेकेंडली, इसका ओरिजिन आपको बताया जाएगा। थर्डली, जो हमारे पास प्रोविज़न है हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 में, उसको डिस्कस किया जाएगा और उसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए उसके एसेंशियल्स लाइक कॉन्जुगल राइट्स, सोसाइटी, विड्रॉल, रीजनेबल एक्सक्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा। फिर हम बर्डन ऑफ प्रूफ किस पार्टी पर होगा वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नॉन कंप्लायंस अगर ऐसी डिक्री की हो जाए तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी वो बताएंगे। लास्टली हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक जर्नल ओवरव्यू लेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का। मैरिज के इंस्टीट्यूशन की एक जर्नल इम्प्लीकेशन है कि पार्टीज़ को एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। मैरिज कुछ ऑब्लिगेशंस इम्पोज करती है स्पाउसेस पर, जहाँ पर उन्हें एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। अगर एक स्पाउस ऐसा करने से मना करता है तो जो दूसरा स्पाउस है वो अपनी लीगल रेमेडीज़ को एक्सप्लोर करते हुए अपनी जो कॉन्जुगल राइट्स हैं उनको रिस्टोर करवा सकता है, यानी कि एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को अपने साथ रहने के लिए बाध्य बना सकता है। सो डैट जो मैरिज का एक बेसिक फीचर है डैट वेयर पार्टीज हैव टू लिव टुगेदर वो फुलफिल हो। अब हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के ओरिजिन की बात करते हैं। ये राइट्स सबसे पहले ज्यूश लॉ में पाई गई थी, वहाँ से इसे इंग्लिश कॉमन लॉ में अडॉप्ट किया गया और इंग्लिश लॉ से ये इंडियन लॉ में आई। जो कॉन्सेप्ट है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, इसका नाता काफ़ी एंशिएंट डेज से है, जहाँ पर विमेन और हम कह सकते हैं वाइफ को अपनी प्रोप्राइटरी समझा जाता था हस्बैंड के द्वारा, और वाइफ से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो हमेशा ही हस्बैंड के साथ उसके घर में रहेंगी। अगर एक वाइफ ऐसा करने से मना करती है और घर छोड़कर चली जाती है तो उसे या तो अरेस्ट कर दिया जाता था या फिर किसी भी फॉर्म में कंपेल किया जाता था कि वो वापस आए और अपने हस्बैंड के साथ रहे। जैसे कोई भेड़ बकरी या गाय अपने मालिक का घर छोड़ के चली जाती है और उसे वापस अब उसके मालिक के पास ही ले जाया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति पुराने ज़माने में औरतों की थी। हाउएवर लेटर ऑन ये जो रेमेडी है इसे एक्सरसाइज करने का राइट इवन विमेन को भी दे दिया गया। इंडिया में द रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इज अवेलेबल टू मेंबर्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ इधर अंडर द पर्सनल लॉ और अंडर द जनरल लॉ। और हिंदूज़ के केस में ये राइट सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दी गई है। चलिए अब आप अपनी बेयर एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की निकालें और उसमें से सेक्शन 9 वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ें। अगर अब आपने सेक्शन 9 पढ़ लिया है तो आपके सामने कुछ एसेंशियल्स सेक्शन 9 के आए होंगे, जैसे कि जो रिस्पोंडेंट है ही और शी शुड हैव विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर, और ये जो विड्रॉल होगा ये विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़ होगा, और कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड अबाउट द स्टेटमेंट्स जो भी पिटिशन में लिखी गई हैं, और कोर्ट ये भी देखेगा कि कोई और लीगल ग्राउंड नहीं है कि अगर मैं ये रिलीफ ग्रांट ना करूं, और अगर ऐसा है तो डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ग्रांट हो जाएगी किसी भी पार्टी को। और लास्टली जो एक बड़ा ऑब्वियस ग्राउंड है वो है कि जो मैरिज होगी वो वैलिडली सॉलमनाइज्ड मैरिज होनी चाहिए, या फिर ऐसे लोगों के बीच में मैरिज एटलीस्ट होनी चाहिए, तभी वो डिक्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये जो प्रोविज़न है सेक्शन 9 का, ये बड़ा सिंपल प्रोविज़न है, पर इसमें कुछ टर्म्स भी है जो बड़ी सब्जेक्टिव है और जिनको डिफ़ाइन नहीं किया गया हिंदू मैरिज एक्ट में, जैसे सोसाइटी, विड्रॉल एक्सेट्रा, और कॉन्जुगल राइट्स भी आप बोल सकते हैं। तो हम इन्हें फर्दर क्लैरिटी, इस टॉपिक पर क्लैरिटी पाने के लिए हम फर्दर इन्हें डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्जुगल राइट्स को लेते हैं। हम कॉन्जुगल राइट्स को सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे कि ये होती क्या है और
इसे समझकर सेक्शन 9 को और भली भांति समझने की कोशिश करेंगे। जब कोई दो लोग शादी करते हैं तो उनके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ आ जाती हैं। ऐसी ही राइट्स एंड ड्यूटीज़ को हम कॉन्जुगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ बोलते हैं, या जिन्हें हम मैट्रिमोनियल राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ सिंपथाइज करना, इंटीमेट होना, या फिर एसोसिएशन, एक दूसरे के एंजॉय करना। जो भी पहलू एक शादीशुदा दंपत्ति एक दूसरे के साथ ही शेयर कर सकते हैं, उन्हीं को हम मैट्रिमोनियल राइट्स और मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़ और कॉन्जुगल राइट्स और कॉन्जुगल ड्यूटीज़ बोलते हैं। ये राइट्स और ड्यूटीज़ वो किसी और के साथ शेयर नहीं करते। इसके बाद हम सोसाइटी टर्म को डिफाइन करेंगे। सोसाइटी का यहाँ अर्थ है कंपेनियनशिप, कोहैबिटेशन, कंसोर्टियम, जिसे हम सरल भाषा में बोल सकते हैं लिविंग एज अ कपल। एक दंपत्ति को एक दूसरे के साथ रहना होता है और अपने मैट्रिमोनियल और कॉन्जुगल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना होता है। इसे हम सरल भाषा में एक दूसरे को कंपनी देना या एक दूसरे की सुख दुख में शामिल होना, ऐसा बोल सकते हैं। आगे हम विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी की बात करेंगे। जब कोई दंपत्ति में से कोई एक ऐसा करने से हट जाए या फिर एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने से पीछे हट जाए, एक दूसरे को कंपनी देने से पीछे हट जाए, अपने मैट्रिमोनियल या कॉन्जुगल जो ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको परफॉर्म करने से पीछे हट जाए, तो हम कहलाएंगे कि वो जो भी स्पाउस है, ही है और शी हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर स्पाउस, जिसे आप सरल भाषा में छोड़ देना या डिज़र्ट कर देना भी बोल सकते हैं। हाउएवर, डिज़र्शन के भी दो पहलू होते हैं, एक्चुअल डिज़र्शन और कंस्ट्रक्टिव डिज़र्शन। एक्चुअल डिज़र्शन में आपके इंटेंशन भी होती है किसी को छोड़ देने की, और आप उन्हें फिजिकली भी छोड़ के चले जाते हैं, या तो आप उस घर को छोड़ देते हैं या फिर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिज़र्शन में ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्टिव डिज़र्शन में आपकी इंटेंशन ज़रूर होती है उन्हें छोड़ने की, पर आप उनके आजू बाजू ही कहीं रहते हैं, कोहेबिट आप उनके साथ ही करते हैं। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने एक्चुअली किसी को डिज़र्ट किया है या एक्चुअली किसी की सोसाइटी से विड्रॉ किया है। अगर आपने कंस्ट्रक्टिव विड्रॉल भी किया है, फॉर एग्जांपल आप लोग एक ही घर में रह रहे हैं, पर ना तो आप उनसे बात करते हैं, ना तो उनका हालचाल पूछते हैं, ना ही आप इंटीमेट होते हैं, तो भी इसे विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी माना जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव डिज़र्शन इज़ इनफ फॉर विड्रॉल एंड यू डोंट नीड एक्चुअल डिज़र्शन टू गेट अ डिग्री अंडर सेक्शन 9। तो अभी हमने समझा कॉन्जुगल राइट्स क्या होती है एक दंपत्ति की, और सोसाइटी क्या होती है एक मैरिड कपल के केस में, और फिर एक मैरिड कपल में से एक पार्टनर इस सोसाइटी और इन कॉन्जुगल राइट से विड्रॉ कैसे खुद को करता है। पर अभी भी हमारा सेक्शन 9 की डिग्री पाने के लिए पूरा ग्राउंड नहीं बना है। इसके बाद हमें एक और चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी, जो कि है कि जो रिस्पोंडेंट था, जो आप बोल सकते हैं डिफ़ॉल्टर था या डिफ़ॉल्टर पार्टी थी, उनके पास कोई रीज़नेबल एक्सक्यूज़ नहीं था सोसाइटी से विड्रॉ करने का। यहाँ रीज़नेबल एक्सक्यूज़ से हमारा मतलब है कोई ऐसा ग्राउंड जिसके बेसिस पे कोई भी मैट्रिमोनियल रिलीफ रिस्पोंडेंट क्लेम कर सकता है, जैसे कि आपका डाइवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन, या फिर पिटिशनर गिल्टी है किसी मैट्रिमोनियल मिसकंडक्ट का, ऑल्दो ये मिसकंडक्ट मैट्रिमोनियल रिलीफ क्लेम करने के लिए ग्राउंड नहीं देता। कहने का मतलब कि आप ऐसे कंडक्ट पर डाइवोर्स वगैरह नहीं ले सकते, बट स्टिल ये काफ़ी ग्रेव सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल, एक वेजिटेरियन वाइफ है जिसे हस्बैंड फोर्स करता है कि आप मीट खाओ या ड्रिंक करो, तो इफ़ शी विड्रॉज फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द हस्बैंड, तो हम मानेंगे कि रीजनेबल एक्सक्यूज़ था ऐसी वाइफ के पास। या फिर कोई केस है जहाँ पे पिटिशनर गिल्टी है किसी एक्ट और ओमिशन का, जिसके कारण रिस्पोंडेंट का उसके साथ रहना मुश्किल हो गया है या फिर इम्पॉसिबल ही हो गया है। फॉर एग्जांपल, एक वाइफ थ्रेट करती है अपने हस्बैंड को कि मैं तुझे मार दूंगी अगर तू घर आया, या उसे फॉल्सली एक्यूज़ करती है अडल्ट्री या इमोरलिटी के लिए, तो एक हस्बैंड का उस घर में या उस वाइफ के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, तो वो उससे ना बात करेगा या शायद एक अलग घर भी ले ले। तब भी हम हस्बैंड को ये बोलेंगे कि हस्बैंड हैड अ रीजनेबल एक्सक्यूज टू विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द वाइफ। तो उस केस में भी सेक्शन 9 का केस नहीं बन सकता वाइफ के फेवर में। तो सेक्शन 9 की डिग्री देने से पहले हम कोर्ट को, या अगर आप जज बनोगे तो आपको ऐसे रीजनेबल एक्सक्यूज़ भी ढूंढने होंगे कि क्या जो रीजनेबल एक्सक्यूज़ रिस्पोंडेंट क्लेम कर रहा है वो वैलिड है, क्या वो रीज़नेबल है डिग्री डिक्लाइन करने के लिए। तो अब हम आ जाते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ पे।
बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 9 का किस पे होगा, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनिशियली और सब्सिक्वेंटली। इनिशियली ये बर्डन ऑफ प्रूफ पिटिशनर पे होगा, ये प्रूव करने के लिए कि जो रिस्पोंडेंट है उसने विड्रॉ किया है सोसाइटी से पिटिशनर की, और एक बार ये बर्डन डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो जाएगा रिस्पोंडेंट पे, और रिस्पोंडेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा सब्सिक्वेंटली कि उसके पास रीजनेबल एक्सक्यूज़ था विड्रॉ करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इन केस ऐसी डिक्री पास हो गई है या ऐसी एप्लीकेशन लगाई गई है तो उस केस में नॉन कंप्लायंस ऑफ डिक्री की क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगी और क्या रिलीफ एक स्पाउस ले सकता है। पहली चीज़, एग्रीव्ड स्पाउस जो है वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। इसके अलावा अगर एक डिक्री पास हो गई है पिटिशनर के फेवर में और रिस्पोंडेंट को बोला गया है कोर्ट के द्वारा कि जाओ आप पिटिशनर के साथ रहो, तो इवन इफ़ आफ्टर द पासिंग ऑफ दैट डिक्री अगर रिस्पोंडेंट डिक्लाइन करता है कोर्ट का ऑर्डर मानने से, कोर्ट की डिक्री को मानने से, तो अगर डिक्री पास हुए 1 साल हो गया है और अभी वो डिक्लाइन कर रहा है तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड भी बन जाता है और इस बेसिस पे डाइवोर्स भी लिया जा सकता है पिटिशनर के द्वारा। लास्टली, अगर ऐसी डिक्री की एग्जीक्यूशन कंप्लाई नहीं होती है तो प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है रिस्पोंडेंट की। आपको ये याद रखना होगा, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या अरेस्ट भी हो सकती है ऐसे केस में रिस्पोंडेंट की। तो नहीं, अरेस्ट नहीं हो सकती, खाली प्रॉपर्टी अटैच होगी। इसके प्रावधान आपके पास ऑर्डर 21 CPC में है, वो हम जब CPC पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे। सबसे पहले जो हम केस डिस्कस करेंगे वो है टी सरिता वर्सेस TV सुबैया। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का 1983 का केस है। इस केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की जो रेमेडी है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था और बोला गया था ये बड़ी सैवेज और बारबेरिक रेमेडी है। ये एक पार्टी को मास्टर बना देती है और दूसरी पार्टी को स्लेव बना देती है, और ये आपकी राइट टू प्राइवेसी और ह्यूमन डिग्निटी विच इज़ गारंटीड बाय आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको वायलेट करती है। हाउएवर 1984 का दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह, और उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इन द लैंडमार्क केस ऑफ सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्डा में बोला गया था कि सेक्शन 9 एक ऐसी रेमेडी प्रोवाइड करता है जो एक सोशल पर्पस फुलफिल करती है और मैरिज को टूटने से रोकती है। कोर्ट ने बोला था कि हम एक पार्टी को दूसरी पार्टी के पास कोहैबिट और मैरिज को ठीक करने के लिए भेज रहे हैं और नॉट मेरली सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए भेज रहे हैं, तो इसलिए ये सेक्शन परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये था आपकी कॉन्सेप्ट क्लास सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पे। इसका पार्ट 2 फर्दर डिस्कस करेंगे हम दूसरी वीडियो में, जहाँ पर हम राइट टू सेटअप अ मैट्रिमोनियल हम डिस्कस करेंगे और प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक पर मॉडल आंसर चाहिए, उसकी PDF चाहिए और MCQ की PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर